जी मैम, जुनैरा आप स्टार्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट सर तलहा आप कर दीजिएगा। ओके मैम। जो आज हमने लीड प्रॉब्लम करनी है, डेट इज वेरी वेरी फर्स्ट लीड प्रॉब्लम टू सम गिवन अरे ऑफ नम्स हम ऑफ इंटीजर। हमने एक अरे देनी है इंटीजर्स की जिसका नाम नम है, और हमने रिटर्न करना है एक इंटीजर टारगेट वैल्यू। और हमारे पास जो इंडेक्सेस हैं, हमने उन टू नंबर्स का इंडेक्सेस रिटर्न करना है, जिनको हम एडअप करके वैल्यू ले रहे हैं टारगेट की। यू मे एज्यूम डैट हमें कहा गया हुआ है कि आप हमारे पास एग्जैक्टली सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा, और हम एक ही एलिमेंट को बार बार यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमारे पास टू है तो हम बार बार टू को नहीं ऐड कर सकते, मतलब टू को टू टाइम्स नहीं ऐड कर सकते, ना सेवन को टू टाइम्स या थ्री टाइम्स ऐड कर सकते हैं। सेम ऐसे ही 11 को और 15 को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारे पास पहली जो अप्रोच है, डेट इज ब्यूरेट फोर्स अप्रोच। हम लोगों ने इसमें क्या करना होता है, हमारे पास जैसे देखा टू है, सेवन है, 11 है और 15 है। हमारे पास चार डिजिट्स हैं और टारगेट हमें दिया हुआ है 9। इस अप्रोच में हम लोग टू लूप्स यूज करते हैं। एक लूप एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है, जिसको नेस्टेड लूप कहते हैं। अब जो एक्सटर्नल लूप होगा ना, वो ऐसे ऐड करेगा 2 + 7, 2 + 11, 2 + 15। अब चूंकि यहाँ पे इसका आंसर 2 + 7 स्टार्ट में, यानी पहले ही इंटीजर जो है अगर हम उनको सम करें तो हमारे पास आंसर 9 आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा ना हो, पहले दो इंटीजर को अगर हम अरे में ऐड करें तो हमारे पास आंसर ना आ रहा हो, बल्कि और सिनेरियो जस्ट लाइक दिस, हमारे पास ऐसे हो कि 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 14 हो, और हमें टारगेट निकालना हो 21। उस केस में क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, लूप चलेगा स्टार्ट से एंड की तरफ। मतलब कि पहले थ्री पे होगा हमारे पास पॉइंटर, और जो दूसरा पॉइंटर होगा वो सारे लूप पे मतलब सारे नंबर्स पे चलेगा, जैसे 3 + 5, 3 + 7, 3 + 11, 3 + 14। इस तरह हमारे पास चलेगा। अब हमें पता है कि 3 + 5 8 आया, 3 + 7 10 आया, 3 + 11 14 आया, 3 + 14 17 आया। अब हमारे पास टारगेट वैल्यू नहीं आई। पॉइंटर क्या करेगा, 5 की तरफ मूव करेगा। अब याद रहे, ये पॉइंटर फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा, बैकवर्ड की तरफ मूव नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है कि 5 + 3 8 पहले से ही आ चुका था। अब हमारे पास 5 है, 5 + 7 12, 5 + 11 16 और 5 + 14 19। मीन्स के हमारे पास अब भी हमारे पास टारगेट वैल्यू नहीं आई। हमने फिर से पूरा इसको रन किया था, इस पूरे को। अब क्या करेगा, अब ये जो पॉइंटर 5 है ना, यहाँ से पॉइंटर जो है वो मूव करेगा 7 पर। अब फिर से हमारे पास 7 पे ये रहेगा, और जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो 11 पे जाएगा और 14 पे। जब हमारे पास पॉइंटर 7 + 11 हुआ तो 19 आया आंसर, और 7 + 14 हुआ तो जाकर आंसर हमारे पास 21 आया। अब यहाँ पर हमारे पास टू लूप यूज हुए थे, तो इस वजह से हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी वो हमारे पास बिग ऑफ एन स्क्वायर हो गई थी। और जो हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ की, तो इस वजह से वो हमारे पास O(1) हो गई। अब हमें था कि हमने इस क्वेश्चन को, फॉलो अप क्वेश्चन में है कि हमने इस वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको हमने ऐसे नहीं सॉल्व करना। हमें ऐसी अप्रोच लगानी है जिससे टाइम कम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो हमारे पास है वन पास अप्रोच। अब वन पास अप्रोच हमारे पास क्या है कि हम क्या करें, अ, एक हम लोग डिक्शनरी इंट्रोड्यूस करवाएं, और हम लोग क्या करें कि एक फॉर्मूला यूज करें, जैसे टारगेट प्लस नम्स, और नम्स का यानी हमारे पास नंबर जो है उसके इंडेक्स से माइनस कर दें। हम लोगों ने क्या करना, डिक्शनरीज में जो हमारे पास डिक्शनरी है उसमें वैल्यू स्टोर करवाना स्टार्ट कर देनी है। और जब हमारे पास जो वैल्यू पहले से ही मौजूद होगी इसमें, एक्सक्यूज हमने मी, उस सॉरी फॉर इंटरप्शन। सॉरी फॉर यस इंटरप्शन। प्लीज अपना कर्सर यूज करें जहाँ पे बता रही हैं, या एनोटेट कर दें। हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि आप इस टाइम कहाँ पे हैं और क्या चीजें एक्सप्लेन करें। या तो एनोटेशन ले लें या कर्सर यूज कर लें, प्लीज। थैंक ओके यू। मैम।
अब हमारे पास वन पास अप्रोच है। वन पास अप्रोच सेम क्वेश्चन है, सेम टारगेट निकालना है। अब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, टारगेट माइनस नम्स, और ये जो है ना नम्स यानी इंडेक्स, इस टाइम हमारे पास जो कर्सर है ना वो नम्स यानी जीरो इंडेक्स पर पड़ा हुआ है। अब जीरो इंडेक्स हमारे पास क्या था, 3। 21 में से हमने 3 निकाला तो हमारे पास 18 आया। अब हमारे पास डिक्शनरी में इस टाइम कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, तो हम लोगों ने देखना है डिक्शनरी में 18 है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो नंबर यानी 3 और उसका इंडेक्स स्टोर करा देंगे। उसके बाद हम लोग 21 जो हमारे पास टारगेट वैल्यू है, उसके बाद हम उसको वही यानी टारगेट 21 और नम्स, उससे अगला इंडेक्स हमारे पास क्या था, 1। 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 5। अब 21 में से हमने 5 निकाला तो 16। अब हमारे पास ये भी डिक्शनरी में पहले से मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 और उसका इंडेक्स जो है उसको डिक्शनरी के अंदर सेव कर देंगे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट चलेगा। अब हमारे पास आई यहाँ पर आ गया है। अब हमारे पास टारगेट जो है 21 है, और हमारे पास जो नम्स का हमारे पास जो यानी पॉइंटर है वो अब आ गया है इंडेक्स नंबर 2 पे। इंडेक्स नंबर 2 पे 7 है, तो 21 में से हमने जब 7 निकाले तो 14। अब ये भी डिक्शनरी के अंदर सेव नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 7 को सेव करेंगे, और उसका जो हमारे पास क्या हमारे पास आएगा इंडेक्स, उसको सेव करेंगे। उसके बाद हम लोग हमारे पास पॉइंटर नेक्स्ट मूव करेगा 11 पर। 21 में से हम लोग 11 को माइनस करेंगे। अब 11 कौन से इंडेक्स पर है, 3 इंडेक्स पर है, तो अब हमारे पास 10 भी डिक्शनरी के अंदर नहीं था। हम क्या करेंगे, 11 जो है उसको और उसके इंडेक्स को डिक्शनरी में सेव कर देंगे। अब हमारे पास पॉइंटर लास्ट पे मूव करेगा, जैसे लास्ट पे हमारे पास 14 है। अब 21 में से जब हमने 14 को माइनस किया तो हमने देखा हमारे पास 7 आंसर आया है। अब ये जो 7 है हमारे पास डिक्शनरी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। जब हमारे पास ऐसा होगा हम रिटर्न कर देंगे आंसर को। और जो हमारे पास रिटर्न कैसे आंसर करेंगे, रिटर्न ऐसे करना है कि हम लोगों ने 7 और 14 की जो इंडेक्सेस है ना उनको रिटर्न कर देना है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से तो हमारा आंसर 21 आ रहा था। अब यहाँ पर हमारे पास जो टाइम टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना वो हमारे पास आएगी क्योंकि इंसर्टिंग और सर्चिंग की वजह से डिक्शनरी में हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो होती है बिग ऑफ एन, और बिग ऑफ 1 होती है अगर हम लोग इंसर्टिंग और सर्चिंग की बात करें। और क्योंकि हमने एक एक लूप भी लगाया है तो हमारे पास जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी वो है ओ ऑफ बिग ऑफ एन। और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो आएगी ओ ऑफ एन। अब आप देखें कि पीछे हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी जो थी वो बिग ऑफ एन स्क्वायर थी, अब हमारे पास बिग ऑफ एन है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर डिक्शनरी यूज़ की है तो हमारे पास, क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल स्पेस यूज़ की है, तो इस वजह से हमारे पास जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है ना वो बिग ऑफ एन हो जाएगी। पीछे हम लोगों ने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज की थी इसलिए बिग ऑफ 1 थी। मैम कोड की तरफ चलूं। जी अगर सबको समझ आ गया है तो फिर कोड यस मैम। एक्सप्लेन करते हैं। जी आप कोड एक्सप्लेन करें। यस मैम। अब हमारे पास कोड में है कि हमने एक डिक्शनरी इंट्रोड्यूस करवाई। इस टाइम डिक्शनरी में कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने आई जो है वो हमारे पास उसका जो है इंडेक्स है वो, और वी से मुराद है वैल्यू। ये और इन्यूमरेट यानी इन दोनों को लेना है, यानी इंडेक्स को भी लेना है और इंडेक्स में जो वैल्यू इसको भी लेना है, जो किस में सेव है, नम्स में। अगर हमारे पास जो टारगेट है डिक्शनरी में अगर हम यानी टारगेट और जो हमने नाम्स यानी वी जो वैल्यू है डिक्शनरी के अंदर,
अगर तो वो हमारे पास आ जाती है, यानी डिक्शनरी के अंदर मौजूद है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे जो डिक्शनरी के अंदर इंडेक्स है, और जिस पॉइंटर पे इस टाइम जिस यानी इंडेक्स पे इस टाइम पॉइंटर मौजूद है उसको रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज अगर वो डिक्शनरी के अंदर मौजूद नहीं है, यानी वो नंबर डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको अपेंड कर देंगे। जैसे हमारे पास केस में था 3 था, 5 था, 7 था, और 11 और 14 था। तो हमने देखा था कि जब हमारे पास जब हमने 21 में से 3 माइनस किए थे, तो हमारे पास आंसर आया था 19 आई थिंक। तो हमारे पास आंसर 18 आया था, तो हमने उसको क्या किया था, डिक्शनरी के अंदर डाल दिया था। इसी तरह क्योंकि वो वैल्यू तो हमारे पास नहीं थी डिक्शनरी के अंदर, तो वो वैल्यू नहीं थी, इसीलिए तो हमने उसको सेव कराया था। इसी तरह हमने जब 5 माइनस किया था 16 था, वो वैल्यू डिक्शनरी के अंदर नहीं थी, उसको हमने डिक्शनरी के अंदर ऐड कर दिया। इसी तरह 14। और हमने रिटर्न कौन सी वैल्यू की थी, हमारे पास आंसर किस केस में आया था, जब हमारे पास वो वैल्यू जो डिक्शनरी के अंदर पहले से मौजूद थी, उस यानी कि आंसर जो था उसके बराबर आ रहा था, तब हमने रिटर्न किया था ना। सेम यही कोड में है कि अगर हमारे पास जो हमारे यानी डिक्शनरी के अंदर पहले से वैल्यू मौजूद है, अगर वहां पर हमारे पास आंसर आ रहा है उस यानी डिक्शनरी के अंदर जो पहले से मौजूद है उस जैसा आंसर आ रहा है, तो हमने क्या कर देना है, हमने रिटर्न कर देना है। अगर वो आंसर डिक्शनरी के अंदर मौजूद नहीं है, तो हमने सिंपली उसको डिक्शनरी के अंदर ऐड कर देना है। किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? मैम ये पाइथन ट्यूटर के ऊपर आप विजुलाइज करा देंगे, विजुलाइजेशन के साथ ज्यादा समझ आ जाएगी। सर आप मुझे गाइड कर दें कि पाइथन ट्यूटर पे वर्क कैसे करना है। मैंने मतलब उसको काफ़ी बार ट्राई किया, मुझसे होता नहीं है। आप मेरी हेल्प कर दें, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। आप खोल लीजिए, हम लोग देखते हैं फिर उसको पाइथन ट्यूटर। 1 सेकेंड। मैम आई थिंक इंटरनेट बहुत स्लो है, इस वजह से वो वेबसाइट अपलोड नहीं हो रही। कोई और वेब है? मैम आप कोड ग्रुप में शेयर कर दें, मैं इधर चेक करूँ।
अच्छा, अगर कोई और अपनी स्क्रीन शेयर करके यही कोड अगर सर। रन करके दिखा दे तो। एनीवन? कोई भी नहीं करेगा? मैं शेयर कर देता हूँ। ओके, थैंक यू प्लीज। तो इसमें अब ये हो रहा है कि पहले लिस्ट बनी है, उसके बाद टारगेट का जो वेरिएबल है वो सेट टू है। बाय द वे, मेरी आवाज क्लियर है सब? यस सर। जी सर। ओके। और उसके बाद हमने डिक्शनरी क्रिएट किया और उसके बाद फॉर लूप चलाया। अच्छा, हमारी इफ स्टेटमेंट यहाँ पे चूंकि वेरी फर्स्ट टाइम हमारी जो डिक्शनरी थी वो एम्प्टी थी, तो वेरी फर्स्ट टाइम हमारी डिक्शनरी एम्प्टी थी, तो ये जो इफ स्टेटमेंट है ये रन नहीं करी, तो यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ था वो भी रन नहीं करा। तो डिक्शनरी ऑफ वी इक्वल टू आई हो गया। वी क्या हुआ कि जो भी आपका एलिमेंट है टू, और ये वो की बन गया, और आई जो है उसके आगे उसकी वैल्यू बन गई। तो टू की जो वैल्यू है वो 0। तो हम नेक्स्ट उसको रन करते हैं, तो हमारा आई अपडेट होके 0 से 1 पे हो जाएगा। और अब क्या हुआ कि टारगेट वैल्यू आपके पास 9 है, और जो वैल्यू वी में आ रही है यहाँ पर वो 7 है। ठीक है, तो 9 - 7 इक्वल टू 2। ठीक है, तो आप ये चेक कर रहे हैं कि 9 - 7 इंडिक, तो वो डिक्शनरी के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं आगे रन करता हूँ, प्रिंट हो जाएगा 0 और 1। तो बेसिकली हमने ये रिटर्न करनी होती है वैल्यू, और यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है, तो अभी आगे कोड रन करता रहेगा और हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो किसी का कोई क्वेश्चन इस हवाले से तो बता दें। सर ये लाइन 7 और 8 दोबारा रिपीट कीजिएगा। कोड नंबर, जो कोड लाइन है ना 7 8, वहां से। ओके। अच्छा, एक दफ़ा दोबारा शुरू से देख लेते हैं, आके अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाए। तो हमारे पास पहले के नम्स की एरे है, उसके बाद टारगेट वेरिएबल है, और एक डिक्शनरी हम क्रिएट कर रहे हैं के नाम से, और उसके बाद हम एक फॉर लूप रन कर रहे हैं। अभी राइट में हमारी जो डिक्शनरी है वो एम्प्टी है, तो ये जो लाइन है प्रिंट वाली ये रन नहीं करेगी। अच्छा, जब वो लाइन रन नहीं करेगी तो फिर क्या होना चाहिए कि इनुमरेट का फंक्शन है। इनुमरेट का फंक्शन क्या कर रहा है कि एक तो आपको इंडेक्स की वैल्यू दे रहा है, जो लिस्ट है, और उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो आई के अंदर क्या स्टोर है? आई के अंदर स्टोर हो रहा है इंडेक्स, बेसिकली। मतलब कि जो आपको रिटर्न मिल रही है इनुमरेट के फंक्शन से, और वी के अंदर आपको मिल रहा है उस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू। तो डिक्शनरी ऑफ वी इज इक्वल टू आई।
तो ये लिस्ट डिक्शनरी का एक तरह का कार है। अगर आपने उसके अंदर वैल्यूज को स्टोर करना हो तो क्या होगा कि डिक्शनरी ऑफ वी, वी क्या था बेसिकली हमारे पास वो टू था, और टू के अगेंस्ट हमने स्टोर करना था उसकी इंडेक्स वैल्यू, तो वो है 0। तो यहाँ पे टू के अगेंस्ट उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 स्टोर होगी। अगेन ये फॉर लूप जो है वो कंटिन्यू करेगा, और अब क्या होगा कि टारगेट माइनस वी, तो 9 माइनस 7, क्योंकि अब वी अपडेट हो गया है और वो 7 पे अपना पॉइंट कर रहा है, तो 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, और 2 इज इन डिक। तो जब भी हम इस तरह से डिक करते हैं तो बेसिकली वो कीज के अंदर चीज वो चेक कर रहा होता है, अगर ये की है और ये मेरा वैल्यू है, तो वो की के अंदर चेक कर रहा होता है कि वैल्यू वहाँ पे अवेलेबल है। क्योंकि ये 2 यहाँ पे अवेलेबल था, तो अब ये वाली स्टेटमेंट रन करेगी और यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। प्रिंट क्या करेगा कि डिक्शनरी टारगेट माइनस वी, टारगेट क्या था आपका 9, 9 माइनस 7 2, तो जो 2 है वो की, और 2 की जो है वो डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है, तो उसके अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट हो जाएगी। तो 2 के अगेंस्ट मेरे पास डिक्शनरी में 0 है, तो 0 प्रिंट हो जाएगा, और उसके अलावा जो इंडेक्स है, करंट इंडेक्स, वो प्रिंट हो जाएगा। किसी का भी क्वेश्चन हो जिन्होंने पूछा था, क्लियर हो गया ये चीज? थैंक यू सर, गॉट इट। ओके। भाई अपना पोस्टल कोड क्या पता है? सवाल पूछ रहे हैं? 74200 ये? मैम मैं आगे फिर कंटिन्यू करूं? जी जी सर, कंटिन्यू। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर क्वेश्चन 1822, साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन एरे। तो एक दफा आप ये सब क्वेश्चन रीड करें। सो रीड कर लिया सब? यस सर। ओके। ये सर हो गया। तो क्वेश्चन तो बेसिकली हमारे पास इजी सा ही है। उसमें क्या है कि हमें एक लिस्ट गिवन है नम्स के नाम से, और हमने एक फंक्शन क्रिएट करना है साइन फंक। और क्या होगा कि इसका जो प्रोडक्ट है पूरी लिस्ट का, अगर वो पॉजिटिव है, आई मीन ग्रेटर देन 0 है, तो हम 1 रिटर्न कर देंगे, और अगर वो नेगेटिव है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, और अगर वो 0 है तो हम 0 ही रिटर्न कर देंगे। तो इसका ये कोड जो है वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो प्रोड करके नाम जो फंक्शन है, ये पाइथन की मैथ लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल होता है, और ये आपकी पूरी लिस्ट को थोड़ा फॉन्ट जो साइज बड़ा कीजिएगा प्लीज। मैम अब क्लियर है आप? ये सर क्लियर। तो पूरी एरे को या लिस्ट को ये प्रोडक्ट करके प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा है, और उसके बाद चेक कर रहा है कि इफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0 तो रिटर्न 1, एलिफ अगर प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो रिटर्न 0, और अगर प्रोडक्ट -1 के बराबर, सॉरी, लेस देन 0 के बराबर है तो -1 रिटर्न कर देगा।
तो अगर किसी को कोड में कोई इश्यू हो, रोड रन भी कर लेते हैं, कोड में किसी को कोई इश्यू हो तो भी बता दें। कोड में रन हो गया और इसको भी सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया। अच्छा, बेसिकली एक और तरीका देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करने का। अब यहाँ पे क्या है कि ये मैं एक बिल्ट इन फंक्शन को यूज कर रहा हूँ प्रोडक्ट के नाम से, जो प्रोडक्ट के नाम से। तो जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था तो मैंने ये चेक किया कि जो मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो वो मुझे यहाँ से पता लगी कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन के बराबर। ये स्टैक ओवरफ्लो का पेज है, ये मैं ग्रुप में शेयर भी कर, सॉरी चैट में शेयर भी कर दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ इसने कि व्हाट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्लॉट इन मैथ इन पाइथन। तो निश्चित जवाब मिला कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन के बराबर है, कि आपको पूरी लिस्ट ट्रेवर्स करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको प्रोडक्ट की बेसिस पे आंसर देना पड़ेगा। देन आई थॉट के इसका कोई और जो है हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर कम कर सकें तो इसका हम आंसर दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज तो हम सबको क्लियर है, वो चीज ये है कि अगर लिस्ट के अंदर जीरो आ जाए उसका प्रोडक्ट बेसिकली जीरो ही होगा। तो अगर यहाँ पर जीरो, ये जो जीरो नजर आ गया मुझे इस वाले यूज केस में थर्ड इंडेक्स पर, तो अब मुझे आगे मूव ही नहीं करना। यहाँ पर जब मेरे पास जीरो आ गया तो अब मुझे आगे मूव करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे रिटर्न कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे बेसिकली प्रोडक्ट की बेसिस पर आंसर रिटर्न कर रहे हो। जीरो आ रही है तो जीरो है सब कुछ। तो एक चीज यहाँ से भी हम इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज ये भी है कि इसको आप टू पॉइंटर अप्रोच के जरिए भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हम सोचते हैं कि टू पॉइंटर अप्रोच क्या होती है। टू पॉइंटर अप्रोच ये है कि मैंने एक पॉइंटर यहाँ पे रखा, ठीक है, और एक पॉइंटर यहाँ पे रखा, और मैंने पी के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर अब मैं इनको प्लस सॉरी मल्टीप्लाई करते जाऊंगा। तो पी के अंदर इनिशियली जो है वो वन है मेरे पास। सो वन मल्टीप्लाई माइनस वन, और माइनस वन मिलेगा, और माइनस वन मल्टीप्लाई वन, तो वो मुझे माइनस वन ही रहेगा मेरे पास, तो मैंने माइनस वन लिख दिया। अब ये जो पॉइंटर है ये मेरा अपडेट होकर यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला पॉइंटर अपडेट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस टू, तो ये मेरे पास टू हो जाएगा। मैं चलिए इसको यहाँ नहीं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस टू मल्टीप्लाई बाय टू, तो ये मेरे सर पास हो यहाँ जाएगा। पे आपने -2 और 2 लिया है या 1 लिया है? मैम पहले हमारे पास माइनस वन था, और माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस टू, तो वो टू कर देगा उसे। ओके ठीक है। ठीक है। मतलब तो आप फर्स्ट मतलब दोनों पॉइंटर्स के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, आप जो लेफ्ट पॉइंटर है उसी को फर्दर आगे मूव किया और आपने उनको प्लस किया, दोनों दोनों वैल्यूज को, ऐसे ही है? हमने ना उनको मल्टीप्लाई किया है। चलो मैं दोबारा ये करके दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास सिंपल एक पी का वेरिएबल है जिसके अंदर हम इनिशियल मान लेते हैं कि वन स्टोर है। और मेरा अभी जो पहला पॉइंटर है जिसको ये वाला, इसको मैं एफ का नाम देता हूँ, और इस वाले पॉइंटर को मैं लास्ट में एल का नाम दे देता हूँ। तो पी में इनिशियल मेरे पास वन स्टोर है, तो पी मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, तो मेरे पास आंसर क्या होगा, माइनस वन। ये माइनस मैंने यहाँ पे माइनस का साइन डाल दिया। अब ये वाला पी अगेन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, तो वो माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन, तो वो मेरे पास माइनस वन ही रहेगा। चलिए अब जरा आगे चलते हैं। ये मैं कॉमा डाल रहा हूँ तो मैं इसको कट नहीं करूंगा। तो ये जो मेरा मैंने वेरिएबल जो पॉइंटर है मैंने अपडेट किया और उसको यहाँ पे रख दिया टू पर, और इस वाले पॉइंटर को अपडेट करके यहाँ पे रख दिया टू। अब मेरे पास इनिशियली माइनस वन स्टोर था, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू, तो ये मेरे पास टू हो गया, ठीक है। और दिस टू मल्टीप्लाई बाय दिस टू, ये जो मेरा लास्ट का पॉइंटर, जो लास्ट का पॉइंटर है वो जिस इंडेक्स वैल्यू को पॉइंट कर रहा है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा मेरे पास फोर। तो मैं इस तरह से कंटिन्यू करूंगा, फिर मैं इसको यहाँ पर ले आऊंगा अपडेट करके।
और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर ले आऊंगा, और इसे कंटिन्यू करते करते हम क्या होगा कि हम हमारी जो कम्प्लेक्सिटी है वो n/2 हो जाएगी। अब मैं पूरी एरे को ट्रेवर्स नहीं कर रहा, मैं 2 पॉइंटर्स के जरिए से कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इधर मूव कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इधर को मूव कर रहा हूँ, तो मैं कहीं हाफ में जाकर, तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी 1/2 बन रही है, तो मैं कहीं हाफ में जाकर अपने लूप को एंड कर दूंगा। और इससे पहले केस तो मैंने बता ही दिया कि जहाँ कहीं मुझे 0 मिलेगा तो मैं उसके आगे देखूंगा इन्हें और सिंपली रिटर्न कर दूंगा 0। तो इसको कोड जो है वो पहले से है तो रखते हैं। सर आपने यहाँ पर -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 था, लेकिन जब आपने -1 जी को -2 से मल्टीप्लाई किया तो वो तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 2 हो गया। तो जो आपने नेक्स्ट 2 था उसको फिर जो हमारे पास आंसर आया था उसको मल्टीप्लाई किया, क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि -1 और 1, फिर हमारे पास -1 आ गया, फिर इधर से पॉइंटर चला -2 और उधर से पॉइंटर चला 2, तो ये हमारे पास -4 हो गया, फिर -3 और 3 हमारे ऐसे पास ऐसे -9 हो गया। सर आपने शायद ऐसे ही किए है ना, दोनों पॉइंटर्स लेके पैरेलल लेके चलें दोनों साइड्स को। हाँ जी जी सर, मैं ऐसे ही है। पॉइंटर्स पैरेलल लेके चल रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से मैडम आप कह रही हैं उस तरह से नहीं हो रहा, वरना उसके लिए चलिए मुझे एक और एक लिस्ट, दफा आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, मैं कोड जो है वो रन भी कर देता हूँ और उसको पाइथन ट्यूटर पे तो विजुअलाइज भी करा देता हूँ, ताकि वो जो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो मैं एक दफा श्योर सर, यहाँ पर थैंक यू। भी उसमें दिखा देता हूँ। तो इस वाले कोड को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। पहले मैं इस कोड को पाइथन ट्यूटर पे रन कर देता हूँ, ताकि जो कोई भी ये मैंने इस बात कर दिया था। तो अब जो है इस कोड को अच्छे तरह समझते हैं। तो ये पहले मेरे पास नम्स की लाइब्रेरी है, तो तो सॉरी ये जो ये आपने नम्स का नम्स की एरे है। लाइब्रेरी बनाई है, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, ये जो नम्स की जी लाइब्रेरी जी बनी है इसमें एक साइड पे आई थिंक लेफ्ट साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज थी और राइट साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज नहीं थी कुछ इस तरह से, यहाँ पे तो मिक्स है। जी, ये मैंने खुद ही थोड़ा सा इस तरह से बना लिया, वो ये मैटर नहीं करता, बहरहाल हम ये कॉपी कर लेते हैं जो वहाँ पे यूज केस में था। तो चलें, अच्छा ये नम्स का मेरे पास एक एरे है, और इनिशियली मैंने स्टार्ट ले लिया, स्टार्ट इस वाली पोजीशन को, ये जो स्टार्ट में 0 लिखा है ना, आपने इसको इस वाले 0 से मैप करना है, ये जो -1 के ऊपर 0 आ रहा है, राइट। और इसके बाद मैंने एक एंड का पॉइंटर लिया और यहाँ पे लिखा हुआ है 6, तो आपने इस 6 को इस एरे में इस वाले 6 से मैप करना है।
अब मेरे पास दो पॉइंट है, स्टार्ट का जो कि यहाँ पे बेसिकली पॉइंट कर रहा है और एंड का जो कि यहाँ पे बेसिकली पॉइंट कर रहा है। और रिजल्ट के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर वो अपना जो भी रिजल्ट है वो स्टोर कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बेसिकली। अब मेरी एक वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ और अब मेरी मेरी बेसिकली कंडीशन है कि जो मेरा स्टार्ट का वेरिएबल इसमें जो वैल्यू पड़ी इट हैज टू बी लेस देन एंड इक्वल टू एंड, के जो स्टार्ट कभी भी एंड से ज्यादा नहीं होगा, उसके बराबर हो सकता है। तो ये कंडीशन तब है जब मेरा इफ जब स्टार्ट और एंड मेरे दोनों बराबर आ जाएंगे। ये बेसिकली ऐसी जगह पे होता है कि जब हमारे पास ओड नंबर जो एरे है उसकी लेंथ ओड हो तो हमारा बेसिकली प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको हम यहाँ पे हैंडल करें। बेसिकली इसका भी एक मैं यूज केस लिया हूँ ताकि ये भी क्लियर हो जाए। तो अब क्या हुआ कि रिजल्ट के अंदर मैंने मल्टी रिजल्ट के अंदर पहले क्या पड़ा हुआ 1 और नम्स ऑफ स्टार्ट क्या है -1। तो ये जो बेसिकली ये जो लाइन लिखी है ये इस तरह से होती है। इसका मतलब क्या कि रिजल्ट के अंदर अभी क्या पड़ा हुआ है 0, तो सॉरी 1। रिजल्ट के अंदर भी 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। और नम्स ऑफ स्टार्ट के अंदर जिसको मैंने आई से बेसिकली रिप्रेजेंट किया है उसके अंदर -1 पड़ा हुआ है और ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये स्टोर हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये रिजल्ट बन गया। बेसिकली रिजल्ट के अंदर पहले 1 था और अब वहां पर -1 आ गया। चलें, अब बेसिकली आपने इस वाली इक्वेशन को जेहन में रखना है। तो ये जो लाइन है इसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू नम्स ऑफ आई और या नम्स ऑफ स्टार्ट हो रहा है। तो अब रिजल्ट में क्या आ गया मेरे पास -1, इसको मूव करता हूँ तो ये देखें रिजल्ट में आ गया -1। अब मेरे पास इसी रिजल्ट के अंदर इसी वेरिएबल के अंदर मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि इस वाली वैल्यू को या इस वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं एक वेरिएबल लेकर पहले उसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, उसको मैं रन करूंगा तो ये बेसिकली मेरे पास -1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि नम्स ऑफ एंड क्या था 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय -1 वो रिमेन्स 1 ही रहेगा। तो इन केस मेरा रिजल्ट 0 हो जाता है तो मैं उसको यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ जो कि भी नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है कि मैंने यहाँ पे अपनी वैल्यू को चेक कर लिया। अब यहाँ पहले मैं यहाँ पे था और ये मेरे दो पॉइंटर चल रहे थे स्टार्ट और एंड के नाम से, ठीक है। अब मैं स्टार्ट प्लस इक्वल 1 करूंगा तो स्टार्ट मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और एंड -1 करने से मेरा एंड इसको पॉइंट करेगा 5th नंबर इंडेक्स को। उसको हम फर्दर रन करते हैं तो स्टार्ट मेरा 1 हो गया। तो आप इस 1 को यहाँ पे चेक करें और ये जो स्टार्ट के साथ 1 है बेसिकली इंडेक्स को ये पॉइंट कर रहा है और एंड को मैंने 1 डिक्रीज कर दिया तो मेरा एंड 5 हो गया और अब ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है। चलिए अब आगे, यहाँ तक सब क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है, थैंक यू। ओके, चलिए हम आगे मूव करते हैं। तो मेरी कंडीशन क्या थी कि स्टार्ट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू एंड, तो जो भी ट्रू है और ये भी इस तरह का भी कोई भी स्टार्ट इक्वल टू एंड नहीं है। क्या होगा कि रिजल्ट में मेरे पास -1 पड़ा हुआ है और नम्स ऑफ स्टार्ट, तो स्टार्ट क्या है बेसिकली 1 है और तो ये यहाँ पे क्या है -2, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -2 ये मेरे पास क्या आएगा 2। इसको भी करके देख लेते हैं। कि बेसिकली मेरे पास
अभी रिजल्ट के अंदर -1 पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और नम्स ऑफ स्टार्ट के अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है -2, और ये दोनों मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इनका जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो 2 के बराबर तो हो जाएगा। स्टार्ट में आपके पास 1 पड़ा हुआ है, आप इसका इंडेक्स ले रहे हैं या आपकी वैल्यू ले रहे हैं इसकी? मैं उसकी वैल्यू ले रहा हूँ, ये देखा ना, नम्स ऑफ स्टार्ट, ठीक है, तो मैं फिर सर उसकी अगर वैल्यू ले रहा हूँ। आपने इधर, अगर आपने उधर से 2 लिया है और इधर से आपने ये लेफ्ट साइड से भी आपने 2 ही नहीं कर लेंगे -2? लेफ्ट साइड से -2, जी, ये जो ये आपका -2 लिया फर्स्ट, मैडम, ओके ठीक है चले। ये -2, और यहाँ पर मेरी जो वो वैल्यू है जो कि भी स्टोर्ड है। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान में रखें, ये ऑपरेशन राइट और लेफ्ट परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो बेसिकली पहले ये वाला काम होगा जो यहाँ पर रिजल्ट इनटू नम्स ऑफ आई में, और फिर दोबारा जाके वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। तो अभी -2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो अभी रिजल्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है -1, और नम्स ऑफ स्टार्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है -2, तो ये मल्टीप्लाई अगर 2 हो जाएगा, तो ये जो रिजल्ट है ना, अब ये अपडेट होना चाहिए, तो इसको भी हम करके देखते हैं। तो रिजल्ट मेरा अब 2 हो गया, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के मुताबिक -1 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ कि अब मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन शुरू करूंगा। तो अब मेरा स्टार्ट के साथ काम खत्म हो गया और अब मुझे एंड पे आना है, ठीक है। तो एंड के अंदर क्या पड़ा हुआ है, नम्स ऑफ एंड के अंदर, नम्स ऑफ 5 के अंदर क्या पड़ा हुआ है 2, आप 2 को यहाँ पे रख लें, और अब बेसिकली रिजल्ट की प्रीवियस वैल्यू थी -1, वो मैंने अपडेट कर ली और वो 2 हो गई। अब मैं जो वैल्यू यूज कर रहा हूँ रिजल्ट की अपडेटेड वैल्यू है, अब रिजल्ट की वैल्यू क्या है 2, राइट, और रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय नम्स ऑफ 5, ये मेरे पास अब 4 हो जाएगा। तो इस तरह से यह समझ आ रहा है कि इस वाले ऑपरेशन पर भी रिजल्ट की वैल्यू अपडेट होगी और इस वाले ऑपरेशन पर भी रिजल्ट की वैल्यू अपडेट होगी, और लाइन नंबर 11 पर जो रिजल्ट की वैल्यू यूज हो रही है ना, वो यहाँ से वापस आ रही है, यहाँ से मिलेगी आपको लाइन नंबर 10 से। तो लाइन नंबर 10 पर जो रिजल्ट की वैल्यू हो गई वो लाइन नंबर 11 पे यूज की जाएगी। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मेरे पास रिजल्ट क्या हो गया 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4, और अभी भी बस कोई नहीं है, यूज केस नहीं है कि रिजल्ट मेरा 0 हो गया हो। अब मैं स्टार्ट को +1, स्टार्ट को आगे करूंगा, यहाँ पे ले आऊंगा, और मैं अपने एंड को यहाँ पे ले आऊंगा, ठीक है। स्टार्ट प्लस इक्वल टू 1 और एंड माइनस इक्वल टू 1 करें, तो चेक करते हैं। स्टार्ट मेरा भी 1 है, तो स्टार्ट मेरा 2 हो जाएगा, इस वाली वाली वैल्यू पे फोकस करें, तो स्टार्ट मेरा भी 2 हो जाएगा। तो अब मेरा स्टार्ट 2 हो गया और एंड मेरा 1 स्टेप बैक आएगा, तो वो 4 हो जाएगा। अब मेरा एंड 4 हो गया। अब मुझे जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाना है वो यहाँ पर और यहाँ पर करना है। तो हम आगे मूव करते हैं। मेरी जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है वाइल लूप के लिए, वो भी पूरी नहीं हुई, तो मेरा वाइल लूप रन करेगा, और ये भी कंडीशन अभी तक पूरी नहीं हुई, तो हम आगे चलते हैं एक दफा। तो अब दोबारा हम उसी स्टेप पर आ गए। तो अब रिजल्ट के अंदर मेरे पास जो वैल्यू है वो 4 है, अब रिजल्ट के अंदर मेरे पास जो वैल्यू वो 4 है, तो मैं 4 को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। और नम्स ऑफ स्टार्ट वो 2 है, तो वहां पे मेरे पास पड़ा हुआ है -3, ठीक है। अच्छा, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 मेरे पास -12 हो जाएगा, तो मेरी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो हम आगे चेक करते हैं -12, तो ये मेरे पास -12 हो गया। अब लाइन नंबर 11 पर मैं जो रिजल्ट की वैल्यू यूज करूंगा वो बेसिकली वो वैल्यू होगी जो मुझे लाइन नंबर 10 पर किए गए ऑपरेशन से वापस मिल रही है, -12, ठीक है। तो अब मेरा ये जो 4 है ये -12 हो जाएगा, यहाँ पर अपडेट हो जाएगा।
और ये जो -3 है, अब चूंकि मैं नम्स ऑफ एंड के साथ डील कर रहा हूँ तो नम्स ऑफ एंड में 4 है और यहाँ भी पड़ा हुआ है 4 में 3, नम्स ऑफ 4 के अंदर 3 पड़ा हुआ है, ये बेसिकली 3 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये हो जाएगा 36 और -36। तो हम इसको रन करते हैं। और मेरे पास आंसर क्या हो गया, -36। ठीक है, और अभी भी मेरा रिजल्ट जो है वो 0 नहीं आया। तो अब मैं स्टार्ट प्लस इक्वल टू 1 कर दूंगा। तो अब मेरा स्टार्ट किसके बराबर हो गया, 3 के, और एंड किसके बराबर हो गया, 3 के। तो अब यहाँ पे हम क्या देखने को मिलेगा कि मेरा जो स्टार्ट है और जो मेरा एंड है वो एक ही लोकेशन को बेसिकली वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ एक दफा ही मल्टीप्लिकेशन करवानी है, जैसे मैं यहाँ पे 2 दफा करवा रहा था मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले तो मेरे वो दोनों डिफरेंट लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे थे। हम आगे इसको रन करते हैं। तो मेरी टर्मिनेशन कंडीशन बिल्कुल भी तक फॉल्स नहीं हुई। अब इफ स्टार्ट इक्वल टू एंड, तो स्टार्ट में क्या है 3, एंड में क्या है 3, अब ये दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये वाली कंडीशन रन करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, आप एंड लिख लें, स्टार्ट लिख लें, दैट डजंट मैटर, क्योंकि दोनों में एक ही वैल्यू स्टोर्ड है। और ये रिजल्ट पहले हमारे पास -36 आया था और -36 मल्टीप्लाई बाय -4 होगा। लेट्स सी क्या आंसर आता है। तो हमारे पास इसका 144 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर आंसर आने के बाद हम इसको बेसिकली रिटर्न कर देंगे, यहाँ से वापसी की तरफ रिटर्न कर देंगे। बेसिकली हम इसको यहाँ पे ये स्टेप्स परफॉर्म नहीं करने चाहिए, हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पे हमें रिटर्न कंडीशन लगेगी और हम इसको रिटर्न कर दें। तो यहाँ तक सब क्लियर है चीज, या कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। और अगर ये कंडीशन आ जाए कि अभी ये जो नम्स है ये तो ऑड है, तो ये कंडीशन पहले वाली स्टार्ट इज इक्वल टू एंड वाली आ गई। अगर इवन कंडीशन होगी तो फिर हमें रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए, फिर नीचे वाली रिटर्न स्टेटमेंट बात करेंगे। अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं कि अगर ये मेरे पास अभी जो एरर था उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे ओड थे, अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो जाए तो नीचे वाली रिटर्न करेगी, ऐसा कह रहे हैं आप? ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसका एक यूज केस ड्राई रन करके देख लेते हैं कि वो बेसिकली कैसे रन कर रहा होगा। मान लेते हैं मेरे पास ये एक एरे है और इसमें हम चलें। अच्छा, इनिशियली मेरे पास स्टार्ट यहाँ पॉइंट करेगा और एंड मुझे यहाँ पे पॉइंट करेगा, और पी के नाम से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसके अंदर इनिशियली मैं 1 स्टोर करवा लेता हूँ। और जब मैं इस पी को 1 स्टार्ट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बेसिकली 1 ही मिलेगा। और जब इस वाले वेरिएबल को मैं जो इस वाली जो न्यू वैल्यू है इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मुझे 4 मिलेगा। ठीक है, और अब मैं स्टार्ट मेरा 0 है और एंड मेरा जो है तो वो 3 है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा और इसको मैं ले आऊंगा 1 पर। ठीक है, और इसको भी मैं ले आऊंगा इधर, तो ये हो जाएगा 2। और 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो वो 8 मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इस तरह से 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आई थिंक सो कि ये 24 है मेरा ख्याल है। ठीक है, तो 24 मिल जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा कि आपका स्टार्ट आ जाएगा इधर, तो वो क्या हो गया 2, और आपका एंड आ गया इधर, तो ये बेसिकली क्या है, ये तो 1 है।
तो हमारी कंडीशन क्या आती, स्टार्ट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू एंड। तो स्टार्ट क्या है 2 और एंड क्या है 1, तो ये तो ग्रेटर आपका वाइल लूप टर्मिनेट करेगा, और टर्मिनेट करते ही यहाँ पे जो रिटर्न स्टेटमेंट होगी उसको वो रिटर्न कर देगा। ये चीज क्लियर होगी। Yes, sir. सर क्वेश्चन हो? अच्छा चल, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो उसकी एक और अप्रोच जो देख लेते हैं, वो ये भी हो सकती है कि अगर ये हमें कह दिया जाए कि आपने प्रोडक्ट ही नहीं करना चीज को, मतलब कि हम जो पहले प्रोडक्ट करके काम करते रहे हैं इस वाले पूरे कोड में, तो आपने प्रोडक्ट नहीं करना, उस सूरत में आप क्या करेंगे? किसी के पास कोई आंसर? अगर ये कंडीशन हो कि आप प्रोडक्ट नहीं कर सकते। सर ऐड करेंगे। नो बेसिकली, अच्छा वो 5 मिनट 3 मिनट रह गया तो मैं जल्दी बता देता हूँ। हम यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव्स काउंट कर लेंगे। अगर इस पूरी नम्स के अंदर नंबर ऑफ नेगेटिव ओड है तो इसका आंसर नेगेटिव ही मिलेगा, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट तो रिटर्न नहीं करना ना, मैंने प्रोडक्ट की बेसिस पर एक वैल्यू रिटर्न करनी है। कि अगर प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव है तो 1 रिटर्न कर दो, 0 है तो 0 रिटर्न कर दो, और अगर नेगेटिव है तो -1 रिटर्न कर दो। तो अगर किसी भी इस एरे में नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव वैल्यूज मेरे पास ओड हो जाएंगी तो इसका प्रोडक्ट बेसिकली नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। और अगर वो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव होंगी तो मैं इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी मेरे पास पॉजिटिव आएगा। और अगर कहीं भी 0 आ गया, बेसिकली वो तो 0 है, हम वो भी चेक कर रहे होंगे कि अभी 0 ना आ जाए। जैसे 0 मिलेगा हम 0 ही रिटर्न कर देंगे, हम उससे आगे मूव ही नहीं करेंगे। तो अगर नंबर ऑफ नेगेटिव्स मेरे पास ओड है, आई मीन 1 3 5 7 और कंटिन्यू कर लें, तो मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट होना है वो नेगेटिव ही होना है। तो ये मुझे अंदाजा हो जाएगा और मैं इसको माइनस में रिटर्न कर दूंगा। और अगर मेरे पास नंबर ऑफ नेगेटिव्स इवन नंबर्स आ रहे हैं 2 4 6 8 10 इस तरह रेंज में आ रहे हैं, तो हम इसको फिर एज अ 1 रिटर्न करेंगे। ये भी सबको क्लियर हो गया जो मैंने भी जो बात बताई? यस सर। ओके, तो अब हमारे पास सिर्फ 2 मिनट ही रह गए हैं, तो मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। सर आप और भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। तो सर जो थर्ड वाला अप्रोच थी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी? नहीं, उसमें भी बिग ऑफ n/2 ही होगी। आप दोनों तरफ से पॉइंटर्स चला लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसका कोड शेयर, ये तीनों कोड मैं भी चैनल में शेयर कर देता हूँ। यस सर श्योर। हाँ जी, आप चाहे शुरू से चला लें, आप 2 पॉइंटर ना रखें, 1 पॉइंटर रखें, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आपकी है ना आ जाएगी, और ना आपकी यस 1/2 सर। हो जाएगी, बस ये। यस सर। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? n/2 हो जाएगी उसकी भी।